नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आप मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, जो कि भूगोल विषय से संबंधित है और उसका अध्याय क्रमांक हम 2 पढ़ रहे हैं। नाम है भारत का भौतिक स्वरूप और इस अध्याय को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। और पिछले वीडियो में हमने इसी अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे थे और उसमें हमने अध्याय आपके आपके पहला और दूसरा सवाल हल किया था, यानी कि जो बहुविकल्पी सवाल है और जो आपके अति लघुतरात्मक टाइप के सवाल है उनको हमने हल किया, यानी कि 4 बहुविकल्प और 4 ही आपके अति लघुतरात्मक सवाल हल किए थे। अब हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं इसी चैप्टर के सवाल नंबर 3 से लेकर सवाल नंबर 6 तक, यानी कि आपके इसी के साथ आपके 3 से लेकर 6 तक जो आपके लघुतरात्मक और निबंधात्मक टाइप के सवाल हैं उनको हम इसमें हल करने वाले हैं। तो लगातार वीडियो में साथ बने रहना, बिल्कुल भी स्किप करना नहीं है, अच्छे से इनको समझते जाना और फिर आपके आखिर में आप इनको अच्छे से समझने के बाद में अपनी भाषा में नोटबुक में इनका लिखने का प्रयास करना। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3 से। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। अब आने वाले कुछ सवाल हैं जिनमें आपको दो दे शब्द दे रखे होंगे, उन शब्दों में अंतर स्पष्ट करना है। जैसे आपको पहले सवाल में दिया है बांगर और खादर, यानी कि आपको इसमें बांगर क्या है, खादर क्या है, इनके अंतर स्पष्ट करने हैं। अब अंतर स्पष्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं आपके पास में भाई। एक तो सबसे पहले आप बांगर बांगर शब्द लिखो और उस बांगर शब्द के बारे में जितनी भी आपको बातें पता है, याद है, उनको अच्छे से लिख दो भाई। बांगर क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है। फिर आप दूसरा शब्द लिखो खादर और खादर के बारे में विशेषताएं लिख दो भाई। खादर क्या है, खादर की विशेषताएं क्या है, खादर का निर्माण कहां पर हुआ है। ठीक है, एक तो तरीका होता है ये वाला, और ये तरीका परीक्षा की दृष्टि से इस आपके अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए उचित तरीका नहीं है। तो उचित तरीका क्या है? तो उचित तरीका आपके सामने ये रहा, ये आपके सर्वोत्तम तरीका है, जिसमें आप सारणी बना लो। एक एक तरफ लिख लो बांगर, दूसरी तरफ लिख लो खादर। बांगर वाले तरफ में बांगर की विशेषताएं, खादर की तरफ में खादर की विशेषताएं। जैसे जैसे आपने बांगर में लिखा है पुराना जलोढ़ मैदान, तो खादर का सामने लिख दो कि खादर की विशेषता है वही खादर पुराना नहीं है, आपके खादर है नवीन और युवा जलोढ़ के मैदान। बांगर में आपने लिख दिया कि नदी घाटी के ऊंचे भागों में है और बाढ़ स्तर से ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि आपके नदी घाटी के ऊंचे भागों में बांगर का निर्माण होता है, जहां पर बाढ़ के मैदान नहीं होते हैं, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। और खादर में आपने लिख दिया नदी घाटी के ये निचले मैदानों में है और यहां पर आपके बाढ़ का पानी पहुंचता है। अब यहां पर आपके बांगर वाले भाग में लिख दो कि भाई ये कम उपजाऊ भाग है और खादर वाले भाग में लिख दो ये अधिक उपजाऊ है। अब ये कम और अधिक उपजाऊ क्यों है? क्योंकि यहां पर बांगर वाले भाग में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, तो यहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव नहीं होता है, पुराना जलोढ़ है और पुराना जलोढ़ आपके धीरे धीरे उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। खादर वाला भाग है उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई ये अधिक उपजाऊ है, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर आपके प्रति साल आपके बाढ़ के पानी के द्वारा नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण कर दिया जाता है, तो ये अधिक उपजाऊ है। अब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि बांगर वाले भाग में कम उपजाऊ है तथा यहाँ पर चूने के जमाव भी पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव होते हैं ना, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट चूना ही तो होता है। तो ये इस तरीके से आप लिखोगे ना, तो एग्जामिनर आज जब आपकी कॉपी देखेगा ना, तो उसको सीधा पता चल जाएगा यार बड़ा शानदार लिखा है बच्चे ने आंसर। तो चलो इसको पूरा, जैसे 2 नंबर का सवाल है तो उसमें आपके 2 में से 2 पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो आप हमेशा आपके जो अंतर वाले सवाल आते हैं उनको आप इस तरीके से लिखने का प्रयास करना, और मैं आपको एक चित्र के माध्यम से खादर और बांगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, आपकी ये नदी प्रवाहित हो रही है, ये क्या है? ये आपकी एक नदी है, नदी में जल प्रवाहित हो रहा है। वर्षा ऋतु में बाढ़ आएगी, वर्षा ऋतु में इसमें पानी अधिक आ गया, वही अत्यधिक वर्षा हुई और उसकी वजह से इसमें पानी आ गया बहुत ही अधिक, बहुत अधिक पानी आ गया। तो पानी इसके चारों तरफ फैल जा रहा है। ठीक है, पानी दोनों तरफ ही फैलेगा भाई। इस नदी के जो किनारे तट है, ये तट टूट जाएंगे और पानी दोनों तरफ फैल जाएगा। जब पानी फैल जाएगा तो वही पानी इस पूरे विस्तृत क्षेत्र में फैलेगा। ठीक है, इस पूरे के पूरे विस्तृत क्षेत्र में यहां पर पानी फैलेगा। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है? ये क्षेत्र हो जाएगा आपके जलोढ़ मैदान। ठीक है, ये हो जाएंगे जलोढ़ मैदान, ये भी आपका जलोढ़ मैदान। लगातार आपके हजारों लाखों सालों से इसी प्रकार से इस नदी के द्वारा पानी फैलता है, इतने पूरे क्षेत्र में चला जाता है। अब जब पानी कई बार जाते जाते, अब जब हजारों लाखों सालों से इसी प्रकार से पानी जा रहा है, तो पानी के साथ में जलोढ़ मिट्टी भी जाती है, उस मिट्टी का निक्षेपण भी होता है। जब मिट्टी यहां पर जमती है तो इस भाई किसी स्थान पर आप मिट्टी का जमाव करते तो वो स्थान आपके उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है।
तो ऊंचाई बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि जो इस नदी से दूरवर्ती भाग है वहां पर मिट्टी सबसे अधिक पहुंचती है। पानी का बहाव होता है ना, पानी के बहाव के साथ दूरवर्ती भागों पर मिट्टी सबसे आपके ज्यादा पहुंचती है। तो धीरे धीरे ये तो दूरवर्ती भाग है ना, ये आपके अधिक ऊंचे हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? अधिक ऊंचे हो जाते हैं। इसी प्रकार से नदी के दूसरी तरफ यहां पर भी ये दूरवर्ती भाग क्या हो जाते हैं? ये भी आपके अधिक ऊंचे हो जाते हैं। अब इतने ऊंचे हो गए कि भाई अब बाढ़ का पानी यहां आगे पहुंचता ही नहीं है, बाढ़ का पानी केवल यहीं तक पहुंच पाता है। अब बाढ़ का पानी कहां पहुंच रहा है? केवल इस क्षेत्र में ही बाढ़ का पानी पहुंचता है, आगे बाढ़ का पानी पहुंचता नहीं है। तो अब इनके दो भाग कर दिए कि भाई जहां पर बाढ़ का पानी पहुंचता है ये तो कहलाता है आपका खादर। ये तो क्या कहलाता है? खादर कहलाता है, जहां बाढ़ का पानी पहुंचता है। और जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा है उसे नाम दे दिया बांगर। क्या नाम दे दिया? कि जहां पर पानी पहले पहुंचता था बाढ़ का, वर्तमान में नहीं पहुंचता है, वो होता है बांगर। तो हमेशा क्या याद रखना, एक अंतर और भी हो सकता है कि जो खादर होते हैं वो नदी के निकटवर्ती भाग होते हैं, बांगर होते हैं वो नदी से दूरवर्ती भाग होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर होता है। और आंसर जब दो ना, तो इस प्रकार का आप अंतर के समय इस प्रकार का डायग्राम भी बना दोगे। अगर डायग्राम आपने बना दिया तो एग्जामिनर आपके आधा पौन पाव कितना भी आपके नंबर नहीं काटेगा। अगर आपने इनमें से एक आधी बात कम भी लिख दी और इस प्रकार से आपने डायग्राम बना दिया ना, आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप जब भूगोल में कोई भी आंसर लिखो ना, तो उस आंसर को लिखने के बाद में अपने दिमाग में उसको अपने माइंड को क्रिएटिव बनाओ। जब भी आप पढ़ो ना कि भाई खादर बांगर इस प्रकार से होता है, नदी से दूरवर्ती निकटवर्ती भागों में इस प्रकार से जमाव होता है, तो आप इस प्रकार का आप एक कच्चा चित्र बना दो। आपको एग्जामिनर का ध्यान सीधा आपके चित्र पर जाएगा और आपकी कॉपी आपको एग्जामिनर को अलग से ही दिखेगी और आपको वो पूरे में से पूरे नंबर देने का प्रयास करेगा। ठीक है, आप हमेशा याद रखना भूगोल के लिए इन बातों को विशेष याद। भूगोल के लिए क्या, आप कोई दूसरी सब्जेक्ट का भी आप लेखन से आप आंसर लिखो ना, उसमें भी आपके इस तरीके के आपको ऐसे तरीके आपके द्वारा अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 में आपको क्या पूछा है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब देखिएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में आपने कहां पर पढ़ा था? याद कीजिए, भारत के जो 6 भौतिक विभाग पढ़े थे उसमें से एक पढ़ा था आपने प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भारत, जिसको हमने भाई आपके पहला कौन सा हिमालय पढ़ा, दूसरा आपने उत्तरी मैदान पढ़ा और तीसरा क्या पढ़ा था? प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार में हमने कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चाएं की, जैसे जैसे आपने पढ़ा अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। इसमें से आपको बात करनी है यहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की। जो पूर्वी घाट कहां पर है? भारत के पूर्वी तट पर। पश्चिमी घाट कहां है? पूर्वी तट पर। यानी कि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है उसकी पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमाएं हैं ये आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, अब इनका अंतर आपको देना है। इनका अंतर आप देंगे तो देखिएगा, एक तरफ पश्चिमी घाट है, दूसरी तरफ है पूर्वी घाट। इनकी आप लगातार आप बता दो भाई, एक्सप्लेन कर दो कि बातें लिख दो सारी कहां कहां पर है। अब देखिएगा, जब आप पश्चिमी घाट की बात करेंगे, पश्चिमी घाट में आपकी विशेषताएं क्या है? पश्चिमी घाट को आप देखोगे ना, जब आप इस प्रकार से भारत का मानचित्र लेंगे, इस मानचित्र में यहां पर आपके है पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी किनारे पर। यहां पर आ जाता है पूर्वी घाट छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में। ये क्या है? ये तो है आपका पूर्वी घाट। और यहां पर क्या है? यहां पर आ जाता है आपका पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब जब पश्चिमी घाट की बात करते हो तो इसकी ऊंचाई कितनी है? ये आपके 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक ऊंचा है। यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 900 से लेकर 1600 मीटर। पूर्वी घाट की कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई आती है 600 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई आ जाती है 600 मीटर। फिर आपके आ जाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक सतत श्रृंखला के रूप में है, यानी कि ये बीच में से कहीं पर भी कटा फटा नहीं है, पूरा एकदम सतत है। जैसे आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, एकदम सतत, बीच में से कहीं कटी फटी नहीं है, उसी प्रकार से पश्चिमी घाट भी एकदम सतत श्रृंखला है। लेकिन पूर्वी घाट ये असतत और एक अनियमित श्रृंखला है। बीच में इसमें बड़े बड़े आपको गैप देखने को मिलेंगे। ये सतत नहीं है, इसमें बड़े बड़े गैप आपको देखने को मिलेंगे, अनियमितता है। यहाँ पर कोई पर्वत श्रृंखला आपके कितनी अधिक दूरी है, दो पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ियां आपके पास पास में आ सकती है, फिर आपके अधिक दूरी आ सकती है, फिर लगातार आपके पास पास में। इस प्रकार से ये एक असतत और एक अनियमित श्रृंखला है पूर्वी घाट। फिर आप पश्चिमी घाट की बात करोगे जो सतत श्रृंखला है, तो सतत श्रृंखला को आपको पार करना है। यानी कि भाई इस पश्चिमी घाट का ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है। अब आप इस पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग की तरफ जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो उसको जाने के लिए दो पर्वतों के बीच में एक मार्ग होता है, उस मार्ग को कहा जाता है दर्रा। अब कौन कौन से दर्रे हैं? तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और एक दर्रा आता है सोनकट्टा।
ये इस प्रकार के कुछ दर्रे हैं। इन दर्रों के द्वारा इस पश्चिमी घाट के आपके एक भाग से दूसरी भाग की ओर जाया जाता है। इसी प्रकार से पूर्वी घाट क्या है? पूर्वी घाट आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के द्वारा विच्छेदित हो जाता है। कौन सी नदियां गिर रही है यहां पर? तो देखो, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट है, इस यहां से नदियां निकलती है प्रायद्वीप से, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली कुछ नदियां हैं। जैसे एक महानदी निकलती है, महानदी, यहां पर फिर आपके गोदावरी नदी, यहां पर फिर आपके कृष्णा नदी, फिर यहां पर आपके कावेरी नदी। तो ये नदियां हैं, इन नदियों ने इस पूरे पठारी भाग को काट रखा है। और विशेष रूप से ये पूर्वी पठार है, इस जो पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट की पहाड़ियों को काट कर इनके बीच में बहुत बड़े बड़े गैप पैदा कर दिए हैं। और उन्हीं गैपों के माध्यम से आप आराम से इस एक घाट के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं। यानी कि आपके पश्चिमी घाट में तो आपको एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाना है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, तब तो आप पतले पतले संकीर्ण दर्रे हैं, उन दर्रों के माध्यम से जाते हैं। लेकिन अगर आपको पूर्वी घाट में जाना है तो नदियों के द्वारा बहुत से गैप बना रखे हैं आपके अपर्दन करते हुए, उन गैप के माध्यम से आप आराम से जा सकते हैं। तो इस प्रकार के इसमें ये अंतर देखने को मिलते हैं। अब देखो, पश्चिमी घाट की कुछ पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? पश्चिमी घाट में आपको पहाड़ियां देखने को मिलेगी कि भाई, पश्चिमी घाट में आपको मिलेगी एक तो पहाड़ियों के रूप में नीलगिरी, पहाड़ियों के रूप में पश्चिमी घाट में मिलेगी आपको अन्नामलई, एक यहां पर पहाड़ियां मिलेगी आपको कार्डेमम की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां मिलेगी भाई? कार्डेमम, जिन्हें आप इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां, ये तीन प्रमुख पहाड़ियां आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगी। ठीक है, कहां पर है? ये आपके नीलगिरी, ये अन्नामलई और ये कार्डेमम की पहाड़ियां। अब इसी प्रकार से पूर्वी घाट में भी कुछ पहाड़ियां हैं। जैसे जैसे पूर्वी घाट में आपको मिलेगी पलनी पहाड़ियां, जावेड़ी पहाड़ियां, शेवरोई की पहाड़ियां, आपको मिलेगी यहां पर महेंद्रगिरी की पहाड़ी। ये आपके यहां पर कुछ पहाड़ियां मिलेगी। अब यहां पर आपके सर्वोच्च पर्वत चोटियां भी देखने को मिलती है। जैसे जैसे आप बात करोगे पूर्वी घाट की, और एक बात की जाती है पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट आपको बतानी है इसमें सर्वोच्च पर्वत चोटी, सर्वोच्च पर्वत चोटी आपको याद रहनी चाहिए। जैसे मैंने यहां पर नाम लिखे हैं, आपको याद आ जानी चाहिए सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। जब आप पूर्वी घाट की बात करते हो तो यहां पर आती है महेंद्रगिरी। ऊंचाई याद करो कितनी है? हाँ, ऊंचाई फटाफट बता दो कितनी है। फिर आप पश्चिमी घाट की बात करोगे तो आपको पर्वत चोटी याद आएगी अन्नाई मुड्डी। कौन सी आएगी याद? अन्नाई मुड्डी। ऊंचाई कितनी है फटाफट से याद करो, याद करते हुए लिखें कितनी आती है ऊंचाई। देखो, महेंद्रगिरी की ऊंचाई आती है 1500 मीटर। हाँ, आपने अच्छे से याद किया ना। जिसने भी आपको गलत याद कर रखा है वो आपको 1500 मीटर याद कर लो। अन्नाई मुडी की ऊंचाई आती है 2695 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आंसर फिनिश होता है। भाई कुछ आंसर देखिएगा इसमें, आप यहां पर देखो, आपके जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है या फिर आपको लघुतरात्मक क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 से 5 लाइन में आंसर देना होता है, तो यहाँ पे औसत ऊंचाई, सतत, भोरघाट, पालघाट, दर्रे, इस प्रकार से दे सकते हो। आपको कुछ और आपको आंसर को विस्तृत करना है तो उसमें आप यहाँ पर पहाड़ियां लिख दो कि भाई यहाँ पर प्रमुख पहाड़ियां पश्चिमी घाट में नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डेमम की है, पूर्वी घाट में आपके पलनी, जवाड़ी, शिवरोई, महेंद्रगिरी है। फिर आप सर्वोच्च पर्वत चोटियां लिख दो, पश्चिमी घाट में अन्नाई मुडी है, 2695 मीटर ऊंचाई है, पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी है, ऊंचाई 1500 मीटर है। ठीक है, इस प्रकार से आप कंप्लीट आंसर कर सकते हो। इसको अपनी भाषा में और बढ़िया तरीके से लिखने का प्रयास करना, आप लगातार लिखने का प्रयास करते रहें ताकि आपकी लेखन शैली अच्छे से विकसित हो जाए। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल नंबर 4 आपको पूछा है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? यहां पर आपको 2 सवाल पूछे हैं। 2 सवाल कौन से? पहले पूछा है कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं, यानी कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांट रखा है, उनके आपको नाम लिखने हैं। फिर पूछा है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और आपके प्रायद्वीपीय पठार है, इनके उच्चावच लक्षणों में आपको क्या अंतर मिलते हैं, वो अंतर लिखने हैं। अंतर आपको इसी प्रकार से सारणी बनाते हुए लिखने हैं। तो आपके सामने यह रहा आंसर। भारत को कितने भागों में बांटा है? तो भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है।
छह भौतिक विभाग कौन कौन से हैं? तो ये आते हैं भाई, सबसे पहले उत्तर दिशा में हिमालय पर्वतीय प्रदेश आता है। फिर आपके हिमालय के दक्षिण की तरफ चलोगे तो आपको उत्तरी विशाल मैदान मिलेगा। उत्तरी मैदान के दक्षिण में चलोगे तो आपको प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा। उत्तरी मैदान वाले क्षेत्र के पश्चिम की तरफ चलोगे तो आपको भारतीय मरुस्थल मिलेगा। फिर आप प्रायद्वीपीय पठार के आपके पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर जाएंगे, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से समुद्री भागों की ओर जाएंगे तो वहां पर आपको तटीय मैदान मिलेंगे। और जब आप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जाओगे तो यहां पर आपको द्वीप समूह मिलेंगे। और ये द्वीप समूह भारत के दो प्रकार के द्वीप समूह कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है भारत में लक्षद्वीप। कौन सा आता है भाई? लक्षद्वीप समूह, जो कि अरब सागर में है। दूसरा आता है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि आ जाता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तटीय मैदान भी दो प्रकार के होते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है। और भारतीय रेगिस्तान, जो कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी फैला हुआ है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के और पंजाब के दक्षिणी भागों में। फिर आपके उत्तरी मैदान की बात करते हैं तो सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान आता है। हिमालय पर्वत की तीन प्रमुख श्रेणियां हैं, आपको जो पिछले सवालों में हमने चर्चाएं की थी, हिमाद्री हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये तो हो गया आपके पहला आंसर कि भाई 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है और ये आपके सामने रहे नाम। अब आता है आपके इसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के, जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार है, इसके ऊंचाइयों के अंतर बताने हैं। तो ये रहे आपके सामने अंतर की बात करें तो हिमालय क्षेत्र और ये दूसरी तरफ आता है प्रायद्वीपीय। हिमालय की बात करें तो हिमालय पर्वत युवा है, और युवा है तो ये ए स्थिर है, ए स्थिर है भाई। ए स्थिर मतलब जो गतिशील है। और गतिशील कौन हो सकता है? जो जितना ज्यादा युवा होगा वो उतना ही अधिक चंचल होगा और उतना ही अधिक गतिशील होगा। दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय पठार, ये पुराना आपके भूखंड है और ये आपके एक स्थिर भूभाग है। भारत का सबसे स्थिर भूभाग कौन सा है? तो वो बता देना कि प्रायद्वीपीय खंड है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियां कौन सी है? तो देखिए, हिमालय की ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां हैं। हिमालय में क्या है? ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं और गहरी घाटियां हैं। अब ऊंची पर्वत चोटियों की बात आ जाए तो हिमालय क्षेत्र में भारत की तरफ से आप ऊंची पर्वत चोटियां बताएंगे तो उसमें आप बता सकते हैं कि भाई यहां पर कंचनजंगा है, सिक्किम के अंतर्गत। नंगा पर्वत कश्मीर वाले क्षेत्र में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नामचा बरुआ, नामचा बरुआ कहां पर है? नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार की आपके भारतीय क्षेत्र में हिमालय में इस प्रकार की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां आपको देखने को मिलती है। इसी प्रकार से आपका एक पर्वत कामेट पर्वत आता है उत्तराखंड में। इसी प्रकार से त्रिशूल पर्वत चोटी आती है। ये बहुत सी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं। गहरी घाटियां भी मिलेगी। यहाँ की नदियों के द्वारा लंबवत अपर्दन करते हुए गहरी घाटियां बनाई जाती है। तो वो भी यहाँ पर गहरी घाटियां और महाखंड देखने को मिलेंगे, यानी कि गंगा नदी के द्वारा निर्मित घाटी मिल जाएगी, सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों की घाटियां मिल जाती है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार में गोलाकार पहाड़ियां और चौड़ी चौड़ी घाटियां मिलेगी। वहां पर घाटियां भी बहुत अधिक चौड़ी चौड़ी है और पहाड़ियां हैं वो इनकी तरह आपके ऊंची और तीखी चोटियां नहीं है, वो गोलाकार पहाड़ियों के रूप में है। उनके ऊपरी शिखर है वो गोलाकार रूप में आपको देखने को मिलते हैं, हिमालय की तरह तीक्ष्ण नहीं मिलते हैं। हिमालय में तो आप माउंट एवरेस्ट को देखते हो ना, ऊपरी भाग इतना तीक्ष्ण मिल जाता है जैसे तीर का सामने का नुकीला छुरा के आप में नुकीला छोर कितना तीखा होता है, उस तरह का आपको दूर से देखने पर तीक्ष्ण भाग दिखाई देते हैं। अब प्रायद्वीप में क्या है? गोलाकार और चौड़ी चौड़ी घाटियों वाली पहाड़ियां हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत चोटियों की बात करोगे ना तो वहां पर आपको कौन सी मिलेगी? महेंद्रगिरी, गुरु शिखर। महेंद्रगिरी कहां पर है? महेंद्रगिरी आ जाती है आपके पूर्वी घाट में। गुरु शिखर कहां पर है? अरावली में आ जाता है। फिर आप अन्नई मुड्डी की बात करते हो तो अन्नई मुड्डी कहां आ जाती है? अन्नई मुड्डी और डोडा बेट ये पश्चिमी घाट में आ जाती है। तो यहां पर आपके ये पर्वत चोटियां हैं। कौन कौन सी है यहां पर? यहां पर आपके पर्वत चोटियां मिल जाती है आपके महेंद्रगिरी। कहां पर है? पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट। महेंद्रगिरी के बाद में आप बात करते हो एक आ जाती है आपके अन्नाई मुडी, एक आ जाती है डोडा बेट। अन्नाई मुडी और डोडा बेट ये दोनों के दोनों कहां पर है? ये दोनों के दोनों आपके पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट में है। इसी प्रकार से एक और आ जाती है आपके गुरु शिखर। गुरु शिखर कहां पर है? गुरु शिखर आपके अरावली पर्वत श्रेणी में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कहां पर है भाई? अरावली में।
1722 मीटर ऊंची है गुरु शिखर। कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। आपके अन्नयमुडी आपके पश्चिमी घाट की ओर पूरे प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी 2695 मीटर ऊंचाई के साथ में महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, कितनी ऊंचाई है? 1500 मीटर। तो इस प्रकार से आपके ये अंतर मिलते हैं। फिर आप हिमालय क्षेत्र में जाते हैं तो यहां पर आपको ग्लेशियर मिल जाते हैं, ग्लेशियर जिन्हें आप हिमनद भी कहते हैं। कौन कौन से हिमनद आते हैं यहाँ पर? हिमनद। और दूसरी तरफ आप प्रायद्वीप की पठार की बात करते हो तो यहां पर हिमनद नहीं मिलते, प्रायद्वीप में आपको खनिज संपदा मिलती है। अब ग्लेशियरों की बात करते हो तो हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं? ग्लेशियर में आप देखिएगा आपको मिलता है गंगोत्री, यमुनोत्री, बाल्टोरो, सियाचिन। ये बाल्टोरो और सियाचिन दोनों ही लद्दाख वाले क्षेत्र में आते हैं। इसी प्रकार से एक हिमनद आता है बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद जो तिब्बत के पठार पर आ जाता है, तिब्बत के पठार के क्षेत्र की ओर आ जाता है। बोखरचू ही भारतीय क्षेत्र में नहीं आता है, ये तिब्बत वाले क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है। खनिज संपदा कहां पर मिलती है? प्रायद्वीपीय पठार में खनिज सर्वाधिक मिलते हैं, जैसे लोहे अयस्क, कोयला, आपके चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम, इस प्रकार के बहुत से खनिज आपको मिल जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार में। तो ये इनमें अंतर हो जाता है। अगला सवाल है 5 नंबर, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिएगा। आपने भारत के विभिन्न मैदानी प्रदेश पढ़े हैं, उन मैदानी प्रदेशों का आपको विस्तार से वर्णन करना है। अब भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन करते हैं तो देखिएगा भारत में उत्तरी मैदानों को आप 3 भागों में बांटते हैं कि भाई भारत में जो नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी भाग है उन मैदानी भागों को हम कहते हैं उत्तरी मैदान। ये नदियां कौन सी है? ये नदियां आपकी सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियां। ये हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं और इन 3 प्रमुख नदी तंत्रों के द्वारा जिन मैदानों का निर्माण किया गया है उन मैदानों को क्रम से सिंधु नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र आपके गंगा नदी का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी का मैदान, सिंधु और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इनके द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, जिसका अधिकांश भाग पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रहता है, लेकिन इसका कुछ भाग आपके पंजाब, हरियाणा और इनके निकटवर्ती राज्यों में देखने को मिलता है। फिर दूसरी आती है गंगा नदी, जो भारत की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है और इस नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है, उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से। तो गंगा और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के द्वारा उत्तर भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में निर्मित मैदानी भूभाग गंगा के मैदान कहलाते हैं, जो गंगा, यमुना, गागरा, गंडक, कोसी, सोन, महानंदा, दामोदर, इन नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी भूभाग है। तीसरे आती है आपके ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि आपके पूर्वोत्तर भारत में बहती है, यानी कि तिब्बत वाले पठार से उद्गमित होती है चीन में, फिर वहां से अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है नदी, और फिर ये यहां पर असम वाले क्षेत्र में इसका मैदानी भाग सर्वाधिक देखने को मिलता है। इस प्रकार से भारत का जो कुल नदियों के द्वारा निर्मित उत्तरी मैदान है, ये उत्तरी मैदान आपके 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी आपके लंबाई मिलती है, आपके जितना लंबा हिमालय है लगभग उतना ही लंबा ये मैदान है, यानी कि 2400 किलोमीटर लंबा है, और इसकी चौड़ाई आपको मिलती है 240 से लेकर 320 किलोमीटर की चौड़ाई का ये मैदानी भाग है। और ये मैदान खेती की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ भाग माना जाता है, यानी कि यहां पर खेती की दृष्टि से ये संपन्न क्षेत्र है। क्यों है संपन्न क्षेत्र? तो उसका कारण है कि यहां पर नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के समय पर नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण कर दिया जाता है, तो ये आपके अत्यधिक उपजाऊ मैदान हो जाते हैं। यहां पर आपके नदियों के द्वारा पर्याप्त जल आपूर्ति हो जाती है, तो इनसे यहां पर सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से यहां पर अनुकूल जलवायु दशाएं हैं, यानी कि खेती करने के लिए उत्तम दशाएं यहां पर आपको मिल जाती है। फिर यहां पर आप बात करते हो तो यहां पर देखिएगा ये जो पूरे मैदानी भाग है समतल भाग दिखते हैं, लेकिन इसमें छोटी और सूक्ष्म स्थलाकृतियां हैं, उनके आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन से होते हैं? भाबर, तराई, खादर और बांगर। इन भागों की एक एक से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाबर की। भाबर क्या है? जब नदी शिवालिक हिमालय से नीचे उतरते हुए मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो ये नदी अपने साथ में अपर्दन के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से विभिन्न आपके कंकड़, पत्थर, चट्टानी टुकड़े, गोलाश्म और गुटिकाओं को अपने साथ में अपवाहित करते हुए लाती है। जैसे पर्वतीय ढाल से इनकी ढलान कम हो जाती है, इनको अपने साथ में वो प्रवाहित नहीं कर पाती है। जब इनको प्रवाहित नहीं कर पाती है तो यहां पर आपके इनका जमाव कर दिया जाता है।
यानी कि जो ये गोलाश्म गुटिकाएं होते हैं इनका जमाव कर दिया जाता है, और ये जमाव आपके हिमालय के समानांतर यानी कि शिवालिक श्रेणी के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में होता है, और उस चौड़ाई वाली उस पट्टी को नाम दिया जाता है भाबर। इस भाबर वाले क्षेत्र में ये नदी आपको लुप्त प्राय लगती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जितने भी आपके चट्टानी टुकड़े, पत्थर, गोलाश्म है, इनके नीचे से पानी जब बहता है तो वो आपको दिखाई नहीं देता है, जबकि इनके नीचे से आपको पानी पत्थरों के अंदर से बहता हुआ दिखाई आपको बहता हुआ चला जाता है। तो ये पूरा क्षेत्र आपके भाबर कहलाता है। अब भाबर वाला क्षेत्र जैसे ही समाप्त होता है, भाबर वाला क्षेत्र 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी समाप्त होती है इन आपके चट्टानी टुकड़ों वाली, तब उसके बाद में आगे आपको एक क्षेत्र दिखता है जिसे आप तराई क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र में नदी आपको पुनः दिखाई देती है, लेकिन वहां की जो नदी दिखाई देती है वो एक निश्चित वाहिका में नहीं बहती, वो अलग अलग वाहिकाओं में बहती है। क्यों? क्योंकि जो पहले आप चट्टानी टुकड़ों वाला भाबर का क्षेत्र था, उसमें पानी आपके चौड़ा आपके अत्यधिक चौड़ाई में फैल रखा होता है, और वो छोटी छोटी आपके सूक्ष्म वाहिकाओं में प्रवाहित होता है, और वो ऐसा लगता है कि पूरा क्षेत्र एक अनूप झील की तरह का क्षेत्र बना हुआ है। उस क्षेत्र को नाम दिया जाता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र मतलब वो पानी से एक तरबतर क्षेत्र है, पानी से तर क्षेत्र है, जलमग्न क्षेत्र है, उसे तराई क्षेत्र नाम देते हैं, जो जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न क्षेत्र माना जाता है। यहां पर आपके वन्य जीव भी बहुत अधिक है और वनस्पतियां भी अधिक है। और इस क्षेत्र में देखो, जो 1947 में जो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने थे, तो जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र को छोड़कर जो लोग भारत में आए थे, उनके लिए खेती योग्य भूमि उपलब्ध करवाने के लिए इस तराई वाले क्षेत्र से वनों को साफ किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? भूमि कृषि योग्य भूमि बनाना, जो कि आपके शरणार्थी आ रखे हैं पाकिस्तान से भारत में, उनको बसाने के लिए यहाँ के वनों को काटा गया। फिर देखिएगा, नदी मैदानी भागों में चली जाती है। अब मैदानी भागों में जब यहां से भाबर और तराई को क्रॉस करते हुए नदी आगे जाती है, तो आगे बाढ़ के मैदान आते हैं, और बाढ़ के मैदानों में वे बाढ़ के मैदान जो पुराने बाढ़ के मैदान थे, जहां पर प्राचीन समय में बाढ़ का पानी पहुंचता था, प्राचीन समय में जलोढ़ का निक्षेपण किया जाता था, लेकिन वर्तमान में वो क्या हो गए? अधिक ऊंचे भाग हो गए हैं, और वहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है बांगर। और ये बांगर वाले क्षेत्र में यहाँ पर आपको यहाँ पर मिट्टी, आपके जो मिट्टी है उस मिट्टी में कैल्शियम युक्त जमाव देखने को मिलते हैं, और ये आपको इस प्रकार से लगते हैं कि वेदिका की तरह। वेदिका का मतलब जो आपके मकान की सीढ़ियां होती है ना, कि भाई यहाँ पर आपके ये आपके आंगन है, आंगन से ऊपर आपके जैसे सीढ़ियां होती है, तो इस प्रकार से ऊपर कैसे दिखती है? यही तो आपके फॉर्मेट वेदिका फॉर्मेट कहलाता है। यानी कि वेदिका की तरह या आपके सीढ़ियों की तरह का भाग दिखाई देता है। इसे स्थानीय रूप से कंकड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला आता है खादर। अब खादर क्या होता है? ये नदी के निकटवर्ती भाग होता है, जहां पर आपके नदी में बाढ़ के समय प्रति वर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है। जहां प्रति वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, वो क्षेत्र कहलाता है खादर। अर्थात ये क्या है? इसे आप नवीन जलोढ़ मैदान भी कहते हैं। बांगर को आप पुराने जलोढ़ मैदान कहते हैं, और खादर को कहते हैं नवीन जलोढ़ मैदान। और ये कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उपजाऊ मैदान होते हैं, और ये गहन कृषि के लिए आदर्श दशाएं हैं। गहन कृषि का मतलब जहां पर आपके अधिक उत्पादन के लिए कृषि की जाती है, वो गहन कृषि कहलाती है। और गहन कृषि क्यों हो, यहां पर उत्पादन अधिक क्यों होता है? क्योंकि यहां पर प्रति वर्ष नवीन मिट्टी जमाव कर दी जाती है, तो इनकी उपजाऊ आपके जो मैदानों की उपजाऊ क्षमता है वो लगातार बनी रहती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिएगा। अब आगे कुछ आपको शब्द दे रखे होंगे, उन पर आपको टिप्पणियां लिखनी है, यानी कि उनको संक्षिप्त में एक्सप्लेन करना है। जैसे सबसे पहले आपको दिया है मध्य हिमालय। अब इसमें आपको मध्य हिमालय को एक्सप्लेन करना है, मध्य हिमालय क्या है। अब मध्य हिमालय क्या है? आपने हिमालय पर्वतमाला पढ़ी है, हिमालय पर्वतमाला का आपने विभाजन किया था। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल भी आया था, हाँ, पिछले वीडियो में, कि भाई जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसको आपको उसकी जो मुख्य श्रेणियां हैं उनका उत्तर से लेकर दक्षिणी की ओर का विभाजन कीजिए। उसमें आपने कहा कि जो सबसे उत्तर में है वो हिमाद्री हिमालय है, मध्य में आपके मध्य हिमालय या शिवालिक आपके मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, या उसे निम्न हिमालय या लघु हिमालय नाम से जानते हैं। फिर आपके आता है दक्षिण में शिवालिक हिमालय, उसमें से यहीं पर आपको मध्य हिमालय के बारे में पूछा है। तो आप मध्य हिमालय क्या है? ये आपके हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ये सबसे अधिक असम श्रृंखला है, यानी कि सबसे अधिक असमानता इसमें देखने को मिलती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण क्या किससे हुआ है? मुख्यतः आपके अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से निर्माण हुआ है। अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित अर्थात रूपांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। सेल मतलब चट्टान।
इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 3700 से लेकर 4500 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। यानी कि जो आपके हिमाद्री हिमालय उससे कम ऊंचाई है, हिमाद्री हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई देखने को मिलती है। यहां पर औसत चौड़ाई कितनी है? तो औसत चौड़ाई आपकी इसकी मध्य हिमालय की औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। यहां पर प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है? तो पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत है। अब इसमें से पीर पंजाल है वो सबसे लंबी श्रृंखला है। ये क्या है? पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला है और बाकी धौलाधर और महाभारत आपके सबसे प्रमुख श्रृंखलाएं मानी जाती है। इनके अलावा भी छोटी बड़ी और भी श्रृंखलाएं हैं, लेकिन ये सर्वप्रमुख 3 मुख्य श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। ठीक है, ये आता है आपका मध्य हिमालय। इस मध्य हिमालय वाले क्षेत्र में यहां पर आपको बहुत से आपके उत्तराखंड वाले क्षेत्र में या फिर हिमाचल वाले क्षेत्र में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, घाटियां मिल जाएगी। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगी कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। कश्मीर वाले क्षेत्र में आपको मिलेगी कांगड़ घाटी। ठीक, कश्मीर वाले क्षेत्र में कश्मीर घाटी, हिमाचल में कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी। क्या क्या मिलेगी भाई? कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी जम्मू एंड कश्मीर में। कांगड़ा वे कुल्लू घाटी, कांगड़ा वे कुल्लू घाटी कहां मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको हिमाचल में। इसी प्रकार से आपको हिल स्टेशन मिलेंगे, जैसे जैसे आपको हिल स्टेशन मिलेगा शिमला, नैनीताल। नैनीताल नैनीताल के अलावा एक हिल स्टेशन आपको यहां पर मिलने वाला है जिसका नाम है देहरादून। तो ये यहां पर आपको हिल स्टेशन और घाटियां इसमें देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है आपको है मध्य उच्च भूमि। आपको टिप्पणी लिखनी है, मध्य उच्च भूमि पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। मध्य उच्च भूमि कहां पर आती है? आपने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा है, जिसके हमने 2 भाग किए थे। एक भाग था मध्य उच्च भूमि और एक भाग था दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि कहां पर है? मध्य उच्च भूमि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है वो मध्य उच्च भूमि कहलाता है और दक्षिणी भाग कहलाता है दक्कन का पठार। तो उसमें से मध्य उच्च भूमि कहां पर है? तो मध्य उच्च भूमि आती है आपके प्रायद्वीपीय पठार का जो सबसे उत्तरी भाग है। उत्तरी भाग में कहां पर? उत्तरी भाग में ये आती है आपके नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में। नर्मदा नदी कहां पर है? जब आप भारत का ऐसे मानचित्र देखते हो तो इसमें आपको विंध्याचल मिलता है, सतपुड़ा मिलता है और इनके बीच में यहां पर यह नदी बहती है, इसका नाम है नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी के ऊपर का, नर्मदा नदी के जो उत्तर दिशा में जो भी भाग आता है, जो ये भाग आ जाता है, कौन सा? ये भाग आता है मध्य उच्च भूमि। ये भाग आ जाता है मध्य उच्च भूमि। इस मध्य उच्च भूमि में कौन कौन से भाग आते हैं? इसमें देखिएगा विंध्याचल पर्वतमाला आती है, विंध्याचल के अलावा यहां पर अरावली पर्वतमाला आती है। इनके बीच का पठारी भाग जिसे आप मालवा का पठार कहते हैं, यह आ जाता है। यानी कि इसमें मालवा का पठार भी शामिल है। उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है और इसका ढलान कैसा है? तो ढलान इसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। जो यहां पर चंबल, बेतवा, सोन जैसी नदियां प्रवाहित होती है उनके द्वारा इसका ढलान आपको देखने को मिल जाता है। इनमें यहां पर आपके एक छोटा नागपुर का पठार भी है झारखंड वाले क्षेत्र में, जहां पर आपके दामोदर नदी प्रवाहित होती है। यानी कि छोटा नागपुर पठार दामोदर नदी के द्वारा प्रवाहित क्षेत्र है। ठीक है, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन और एक आपके दामोदर नदी जैसी प्रमुख यहां पर नदियां देखने को मिलती है। आगे आता है आपके भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है और द्वीप समूह के आपके कौन कौन से द्वीप समूह है? तो आपको पता है 2 द्वीप समूह है भारत के, एक तो आपके अंडमान निकोबार और एक आपके लक्षद्वीप समूह है। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्षद्वीप समूह। ये एक कोरल द्वीप है। कोरल द्वीप का मतलब क्या है? कोरल अंग्रेजी शब्द है जिसे हिंदी में कहा जाता है कि ये आपका एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, कई बार आपको सीधा कोरल शब्द मिल जाता है तो कोरल भी याद रख लेना। 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रशासनिक मुख्यालय यानी इसकी राजधानी कहां है? कावारती है और ये आपके आता है अरब सागर में। कहां पर है भाई? अरब सागर में ये द्वीप समूह है जो केरल के मालाबार तट से पश्चिम दिशा में है। दूसरा कौन सा है? दूसरा आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपके अरब सागर वाले इस लक्षद्वीप से बड़ा है। यहां पर द्वीपों की संख्या और जनसंख्या की दृष्टि से भी अधिक है। समृद्ध जैव विविधता है, विषुवत रेखा के नजदीक है। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बंटा हुआ है। इसका उत्तरी भाग अंडमान कहलाता है और दक्षिणी भाग निकोबार कहलाता है। और यहां पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी है भाई? बेरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र यहां पर सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार से आप इनको अच्छे से याद रखना भाई, सब बातों को अच्छे से याद रख लेना। उम्मीद करता हूं कि आपने इन सब सवालों को अच्छे से समझ लिया है और अच्छे से आप इनको अपने मस्तिष्क में छाप चुके हैं।
अब आप जब अपनी नोटबुक में आप लिखने का प्रयास करें, तब आप इनको अपनी भाषा में अच्छे से लिखना, और जहां पर भी आपको समस्या आए वीडियो को खोल के देख लेना और अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना। भाई हूबहू नकल छापने की कोशिश मत करना, इनको अपनी भाषा में अच्छे से लिखना। ठीक है, तो हम मिलते हैं इस चैप्टर के कुछ अभ्यास प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें।